क्या हाल है आप सभी के। आज सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो हमने पढ़ा है ना, एक बारी वो भी रिवाइज हो जाएगा और आगे कुछ नया भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, पहले क्या बोल रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का परिचय हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की खुदाई से उपलब्ध हुई सामग्री एवं अवशेषों से प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शहर मिले थे, जो सबसे पहला शहर मिला था वो क्या मिला था? हड़प्पा मिला था। उसके बाद कौन सा मिला था? मोहनजोदाड़ो मिला था। ठीक है, दोनों ही इस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इनकी सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए हमें सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला। और इनकी खुदाई में जो हमें सामग्री मिली थी, ठीक है, जो अवशेष मिले थे चीजों के, उससे हमें पता चला कि यहाँ पे भी कोई सभ्यता नाम की चीज हुआ करती थी। ठीक है। उसकी फिर कार्बन डेटिंग करी। कार्बन डेटिंग करने के लिए कौन से कार्बन का यूज करते हैं हम? C14 आइसोटोप का हम यूज करते हैं। ठीक है। ये एक टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी चीज का हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने वर्षों पुरानी है, कितने साल पुरानी है। ठीक है। तो जहां हमें जो इन शहरों से खुदाई में जो हमें सामग्री और इनके जो अवशेष मिले, उसकी कार्बन डेटिंग करने से हमें ये पता चला कि ये इतने साल पुरानी कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है। फिर सबसे पहले जो सर कंगिंगम थे, ठीक है, उन्होंने 1878 ईस्वी में, ठीक है, उसकी क्या कराई? में हड़प्पा के टीले की खोज की। ठीक है। अब देखो, खोज तो की थी दो इंजीनियर्स ने, लेकिन क्योंकि उस टाइम के ये वहां पे इंचार्ज हुआ करते थे इंजीनियर्स के, तो इनका नाम लिया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले 1878 में हड़प्पा की टीले की खोज की। और आपको पता है, हड़प्पा की जो सबसे पहले खुदाई की गई थी 1921 में की गई थी, मोहनजोदाड़ो की 1922 में की गई थी। ठीक है। 1922 में मोहनजोदाड़ो की और 1921 में किसकी की गई थी? हड़प्पा की। ठीक है। 1922वीं ईस्वी में, ठीक है, रखल दास, ये रहने देना, ठीक है, इसमें क्योंकि काफी गलत भी दिया गया। 1922 ईस्वी में रखल दास, ठीक है, कौन है रखल दास? R D बनर्जी। ठीक है। R D बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, पहली वीडियो में बताया था। ठीक है। तो 1922 में मैंने बता ही दिया मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। किसने की? कहाँ पे मिला? सिंधु लल लरकाना जिला है। ठीक है। लरकाना जिला है ये मोहनजोदाड़ो। ठीक है। सिंध में एक लरकाना जिला है, वहां पे ये मोहनजोदाड़ो शहर नाम शहर नाम की एक जगह मिली। अब ये मोहनजोदाड़ो ही क्यों, इसका नाम शहर का मोहनजोदाड़ो ही क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया कि मोहनजोदाड़ो को जो वहाँ की भाषा में बोलते हैं, वो बोलते हैं मरे हुए का टीला। ठीक है। क्या बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को? मरे हुओं का टीला। ठीक है। तो मरे हुए टीले के नाम से इसका नाम मोहनजोदाड़ो रखा गया। ठीक है। की खुदाई करवाई, ठीक है, तथा बाद में सर जॉन मार्शल, ठीक है, वो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना, सर जॉन मार्शल। ठीक है। अब ये कहें कि सबसे पहले किसने खोज की, तो खोज की में तो आ जाएगा कंगिंगम, सन आ जाएगा 1878। ठीक है। लेकिन मेन जिन्होंने ये जांच आगे रखी, खोज का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन में आपने खुदाई की और आपको शहर मिल गया, नहीं। 15 से 20 साल लगातार खुदाई होती है जब करके, क्योंकि खूब बड़ा एरिया होता है। ठीक है। खूब बड़ा एरिया होता है। अब ये देख लो आप, पाकिस्तान से स्टार्ट है और इंडिया तक है। ठीक है। इतने बड़े में है ये पूरी सभ्यता। तो जब शहर खोजे जाते तो ऐसा नहीं होता कि उसकी एक दिन में खुदाई हो गई, एक महीने में खुदाई हुई। सालों साल लग जाते हैं उसकी खुदाई में। ठीक है। तो स्टार्ट किन्होंने किया सबसे पहले? सर कंगिंगम ने। ठीक है। 1878 में हो गया। उसके बाद लेकिन जो मेन बंदा है, ठीक है, जो मेन बंदा था वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। ने वर्षों तक यहाँ खोज कार्य किया। इनकी अगुवाई में हुई खोज, जो असली खोज हुई। उन्होंने तो बस नाम आ गया उनका कि भैया इन्होंने खोज लिया। अब वो खोजा क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सब कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब सर जॉन मार्शल ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है। उनके अंडर ये सब खोज कार्य चला। इस प्रकार इस सभ्यता के अनेक केंद्र प्रकाश में आए। इसीलिए जब खुदाई हुई तो इसके अनेक केंद्र, केंद्र कौन से? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चानुदारो, लोथल, ठीक है, कालीबंगा, ये सब शहर का पता चला, धीरे धीरे पता चला। ठीक है। एकदम से नहीं पता चला, धीरे धीरे। जैसे आज के टाइम में भी कहते हैं कि जो बागपत में खुदाई हुई, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मिलती जुलती है। तो मतलब आज भी इन चीज़ों की खुदाइयाँ चल रही हैं और आगे चल के हो सकता है भविष्य में भी हमें काफ़ी और नई नई चीज़ें देखने को मिले। ठीक है। अब अब बात करते हैं सिंधु घाटी की कला।
ठीक है, सिंधु घाटी की कला वो बोल रहा है, तो इसमें वो प्रमुखता दो ही शहरों के नाम वो ले रहा है इसमें, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, क्योंकि यही दो शहर में सबसे महत्वपूर्ण है। अब वो सिंधु घाटी की कला बताना चाह रहा है कि उसके अंदर क्या क्या सामग्रियां मिली हैं। ठीक है, जैसा हमने कल वाली वीडियो में बताया। ठीक है, नाचती हुई डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, शॉल ओढ़े हुए साधु की भी मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ की सील्स मिली हैं वहाँ पे। ठीक है, अन्य ग्रह मिला है वहाँ पे, स्नान ग्रह मिला है वहाँ पे, स्टेडियम भी मिले हैं, कितनी सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की कलात्मक सामग्री हमें उन वस्तुओं के रूप में उपलब्ध है जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, नील, झुकर, चानुदारो आदि स्थानों में खुदाई से प्राप्त हुई है। इन स्थानों में चित्रकला बताई दिए थे कौन कौन से मिले थे। मूर्तिकला वही है जो कांस्य की नाचती हुई मूर्ति मिली है लड़की की, वो। ठीक है, स्थाप्य कला हो ही गई। ठीक है, स्थाप्य कला क्या है कि वहाँ पे जो स्नान गृह मिला है वो किस में आता है, वो स्थाप्य कला में ही आता है। ठीक है, और के जो अवशेष मिले हैं उससे उस युग की महान कला और परिचय मिलता है। मैंने बताया था कि वो कितने लोग एडवांस थे उस जमाने में, वो इतना सब कुछ सोचा करते थे। ठीक है, दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों पर अलंकृत चित्रकारी को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कला कितनी सुमन्नत थी और उनका कितना व्यापक प्रसार था। ठीक है, वो मतलब उसका मेन कहने का मतलब ये है कि जो उस समय, ठीक है, उस समय जो लोग थे वो ऐसा नहीं था कि बस मैंने जैसे बताया था कल वाली वीडियो में कि खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, ना ना ना, कला के प्रति उनकी बड़ी रुचि हुआ करती थी। ठीक है, तो जो कंगिंगम थे उन्होंने 1870 ईस्वी में हड़प्पा टीले का पता लगाया। ठीक है, लगा लिया। फिर वहाँ से क्या हुआ, कुछ मोहरें प्राप्त हुई वहाँ से हमें। तो जो वो मोहरें थी जो मैंने कल आपको दिखाई थी, ठीक है, वो वहीं से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिली थी, तो उन्हें उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, मतलब छाप दिया उन्होंने, बताया कि भाई देखो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिली हैं। और कई वर्षों तक खुदाई करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि अतीतकालीन भारत में वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला के प्रति व्यापक रुचि है। ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देना आप। ठीक है, जितना मैंने अभी 2 वीडियो में पढ़ा दिया वो उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये बस मैं एक ऊपर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक में दिया हुआ है, तो बस एक बार आपको ऐसे ऊपर से रीडिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं लेके आऊँगा MCQ सीरीज। ठीक है, उसमें सारे आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे MCQ फॉर्म में होंगे। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा देना सारे MCQ में। जैसे ये है ना, देखो MCQ में ये दे रखे हैं बुक के अंदर कितने दिए हैं, 70 से 80 दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 200-250 क्वेश्चन करें। ठीक है, MCQ के, ताकि जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपके TGT में वो इससे बाहर ना आए। ठीक है, 150 से 200 MCQ ऐसे करा देंगे कि बस उससे बाहर तो आने का ही नहीं है, उसी में से ही आएगा। जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे सारे आपको MCQ फॉर्म में, अब आने वाली जो अगली वीडियोस आएंगी ना, अब उसमें सब में MCQ फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये अभी स्टोरी मैंने जो 2 उसमें बता दी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उससे बनेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो इसमें से बनेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो दूसरी बुकों में से बनेंगे। ठीक है, उन सब में से बना के वो क्वेश्चन कराऊंगा और उनके बीच में उनके बारे में भी बताता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा और ज्ञान बढ़ता रहे आपका। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अभी हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब कला के बाद क्या हुई, अब वास्तुकला की बात आ गई। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 2 शहर थे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है मोहनजोदाड़ो और एक है हड़प्पा। ठीक है, वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। फिर परिवहन मार्ग व गलियां समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी, जिसकी बाहरी ओर पक्की ईंटें लगाई गई थी। और वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो शहर था ना, वो कुछ ऐसा शहर था जैसे आज के टाइम का चंडीगढ़। ठीक है, जैसे आज के टाइम का चंडीगढ़ ये मानो गली है। ठीक है, ये एक गली है, ये दूसरी गली है। ठीक है, ये एक गली ऐसे जा रहा है, ये क्या बन गया, चौराहा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये आया समझ में, ऐसे ही ये समझ में आया। ये क्या है, ये सड़क है, ये क्या है, ये सड़क है। यहां होते थे घर बने हुए, ये घर है।
ये घर होते थे उनके बने हुए, ठीक है। ये ऐसे उनके घर होते थे। जो सड़कें होती थी ना वो एकदम ऐसे सीधी होती थी, इसको हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है, ग्रिड श्रृंखला, ठीक है। तो अब इन रोड का क्या, चंडीगढ़ में कभी आप जाओगे ना, चंडीगढ़ हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई, उसमें ये ऐसे ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, इसमें ना रोड कभी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, एकदम सीधी होती हैं, ठीक है। ये रोड है, ये एकदम सीधी इसी कोण पे काट दी, ये इधर सीधी इसी कोण पे काट दी, ऐसे एकदम सीधी सड़कें होती हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि जब हवा चलती थी, मतलब उनमें उस टाइम में इतना उनमें बुद्धि थी कि उन्हें पता था कि जब हवा चलेगी ना ऐसे, तो सीधी हवा ऐसे निकल के बाहर निकल जाएगी शहर से, ठीक है। अगर यहाँ से हवा आई तो ऐसे निकल के सीधी निकल जाएगी शहर से बाहर। अब इसका फ़ायदा क्या होता था, इसका ये फ़ायदा होता था कि मानो यहाँ पे इस मोहल्ले में, ठीक है, घर है, इस मोहल्ले में कुछ कूड़ा करकट मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या होता था, हवा चली, और वो हवा से क्या होता था, ये सीधी ना ऑटोमेटिकली सारी मिट्टी कूड़ा वूड़ा चलते चलते ये शहर के बाहर निकल जाता था, ठीक है। शहर या जो वो कॉलोनी होती थी उसके बाहर निकल जाता था, ठीक है। मानो यहाँ कुछ कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है तो सीधी हवा चलती थी और यहाँ से सीधा ये बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता था। ज़्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, हवा के बहाव से ये सारी चीज़ें बाहर चली जाती थी। तो उनमें इतना दिमाग था, उन्हें पता थी ये चीज़ें, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो बनी हुई थी ना चीज़ें, जो मकान बने हुए थे, जो रोड बनी हुई थी, ये ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, ईंट से, और कच्ची ईंटों से नहीं, ईंटों को पका रखा था, क्योंकि पकी हुई ईंट मजबूत होती है। जो हम अपने घरों में ईंटें प्रयोग करते हैं ना, वो पकी हुई ईंट होती है, ठीक है। आग में उनको पकाया जाता है। अब आप ये सोचो, आज से 4000 साल पहले उन्हें इतनी नॉलेज थी कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि वहां पे पक्की ईंटें लगाई गई थी, ठीक है। गलियां समकोण बताई दिया, एक दूसरे से मिलती थी, जिसके बाहरी और पक्की ईंटें लगाई गई थी। मतलब उनमें उस टाइम इतना दिमाग था, उन्हें पता था कि यार ईंटें पकाई जा सकती हैं और उसका हम प्रयोग करेंगे। अब जो हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग होता है, मतलब मुख्य जो द्वार था ना, वो 33 फीट चौड़ा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना पॉइंटर लगा के कि हड़प्पा का जो मुख्य द्वार था या जो मुख्य मार्ग था वो 33 फीट चौड़ा था। मतलब मानो ये हड़प्पा है, शहर है हड़प्पा, ये मानो इसका मेन है, ठीक है। ये इसका मेन यहाँ से एक द्वार है जहाँ से इसकी शहर की एंट्री होती है, ठीक है। तो जो इसकी चौड़ाई थी ना, ये 33 फीट थी। कितनी थी, 33 फीट थी चौड़ाई, ठीक है। मुख्य राजमार्ग, ठीक है। आगे ना ये जो मार्ग है, ये जो उसकी सड़क थी ना, वो 33 फीट चौड़ी थी। सोच लो उस टाइम में 33 फीट चौड़ी उन्होंने मार्ग बना रखा था, ठीक है। सुरक्षा व धूल आदि से बचाव के लिए मकानों के सदर दरवाजे गलियों की ओर बनाए जाते थे, ठीक है। देखो उनमें इतना ज्यादा दिमाग था, ठीक है। सुरक्षा के लिहाज से भी और धूल मिट्टी के लिहाज से भी वो क्या करते थे, जो मकानों के सदर दरवाजे होते थे उनको गलियों की ओर बनाते थे, ठीक है, गलियों की ओर बनाते थे उनको। पक्की ईंटों के फर्श होते थे, बता ही दिया मैंने आपको कि पक्की ईंटों का वो प्रयोग करते थे हर चीज में, ठीक है। पानी कुओं से प्राप्त किया जाता था, बताया था। वो बावड़ी बना के रखते थे, वैसे जहां से वो नहाते थे ना, उसी तरीके से वो पानी स्टोर करने के लिए भी कुएं बना के रखते थे, ठीक है। खराब पानी के निकास के लिए जमीन के अंदर नाली व चौबच्चे बनाए जाते थे, पता नहीं क्या है, इसको हटा दो, ठीक है। अंदर नाली क्या था, उन्होंने गली के अंदर, ठीक है, नाली बना रखी थी। अब क्या था, जैसे ये रोड है, ये उनके घर हो गए, ठीक है, उनके घर हो गए। तो जो सबसे वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो पता क्या मिली है, कि वहां पे ना घरों से लगती हुई नालियां मिली हैं। जैसे आज के टाइम में नाली बनाते हैं ना, कि गंदा घर का पानी वानी सब बाहर निकल जाए। सोचो उस समय उन्हें ये सब की नॉलेज थी, क्यों, उन्होंने अपने भवन में भी, ठीक है, और हर जगह शहर के अंदर क्या बना रखी थी, नालियां बना रखी थी खराब पानी को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो जितनी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, मेन मेन जोड़ दे के उनको ऐसे पॉइंटर बना के लिख लेना, ठीक है, कि 33 फीट का मार्ग था। अब देखो वहाँ के घर कितने अच्छे होते थे। जो घर होते थे ना, उनमें 4-5 कमरे होते थे, ठीक है। साथ में उसमें एक आंगन भी होता था, और वहाँ पे एक बाथरूम भी होता था, स्नान गृह भी होता था, ठीक है। वो सब बनाया जाता था। मतलब सोच लो 2-3 BHK उनका एक घर हुआ करता था, ठीक है। 4-5 कमरे बनाए मस्त उन्होंने,
फिर वो अपने आंगन भी रखते थे जहाँ पे उनको बैठना होता था, फिर वो नहाने के लिए अपने घर में भी स्नान गृह बनाते थे, और वो जो बाहर जो उनकी वो स्नान गृह था, जो ग्रेट बाथ मिला था, वो तो होता ही था, ठीक है, स्विमिंग पूल जैसा। फिर मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नान गृह, वो बात करी थी हमने पहले भी, कई कक्षों का भवन था, ठीक है, वहाँ पे कई कक्ष बने हुए थे, ठीक है, मतलब स्विमिंग पूल होगा कितना बड़ा वो, और उसमें कक्ष भी बना रखे थे उन्होंने नहाने के लिए अलग अलग, ठीक है, जिसके भीतर लंबा चौड़ा और गहरा जलाशय था। वो बता ही दिया था कि वो नीचे गहरा था, उसकी वो भी बताई थी ना डायमेंशन कितनी थी, ठीक है, जलाशय मतलब पानी भरा हुआ था उसके अंदर, और नीचे जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ मैंने आपको बना के भी दिखाई थी कैसे बावड़ी जैसी होती है ना, और 2 पंक्तियों में छोटे छोटे 8 स्नान कक्ष बने हुए थे, ठीक है, छोटे छोटे कितने बने हुए थे, 8 स्नान कक्ष बने हुए थे, मतलब रूम्स बने हुए थे नहाने के लिए, ठीक है। बड़े वास्तुशिल्प में परकोटे, जलाशय, राजप्रसाद, अन्न तथा कठोर तथा लोथल में उपलब्ध बंदरगाह आदि प्रकाशमय, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने जो आपको पहले बता रखा ना वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें। अब ये मूर्तियों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कैसी कैसी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में क्या मिली हैं, प्राप्त मूर्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन चीज़ों को 3 भागों में बांट दिया, जो वहाँ से चीज़ें मिली उनको 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग में बांट दिया, एक तो पाषाण मूर्तियाँ मिली, ठीक है, पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ, और एक उन्होंने बांट दिया धातु की मूर्तियाँ, ठीक है, और एक हो गई मुद्राएं या मोहर, ठीक है, या मिट्टी की मूर्ति हो गई, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति होगी, पाषाण मूर्ति होगी पत्थर से बनी हुई, और धातु की मूर्ति होगी। इन 3 चीज़ों में उन्होंने मूर्तियों को बांट दिया, ठीक है। मूर्तियों के बारे में हमने पढ़ा ही था, मोहनजोदाड़ो से कौन कौन सी मिली थी, ठीक है। तो जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी ना, उनकी तुलना में पत्थर की मूर्तियाँ क्या होती हैं, कम प्राप्त होती हैं वहाँ से, ठीक है। 11 मूर्तियाँ मोहनजोदाड़ो से तथा 2 मूर्तियाँ हड़प्पा से प्राप्त हुई, ठीक है, ये पॉइंटर लगा के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 11 मूर्तियाँ मोहनजोदाड़ो से तथा 2 मूर्तियाँ हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इन मूर्तियों का निर्माण अल्बस्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से हुआ है, ठीक है, अलग अलग तरीके के पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, अल्बस्टर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, इनसे इन मूर्तियों को बनाया गया है, ठीक है। पाषाण मूर्तियों की बात हो रही है, पत्थर से बनाई गई मूर्तियों की बात हो रही है अभी, ठीक है। इन मूर्तियों में मोहनजोदाड़ो की पुरुष वाली विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। ये कौन सी मूर्ति की बात कर रही है, उस मूर्ति की बात कर रहे हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई है, जिसमें जिस मूर्ति को बोला जाता है कि शोल ओढ़े हुए साधु की मूर्ति, ठीक है, उसकी बात ये कर रहे हैं कि शोल ओढ़े हुए साधु की मूर्ति। तो शोल ओढ़े साधु की मूर्ति कहाँ से मिलती है, मोहनजोदाड़ो से मिलती है, और उसकी जो हाइट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 19 सेंटीमीटर है। जब उस मूर्ति वाला पॉइंटर बना के लिखोगे ना, वो मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, तो उसके आगे लिख देना 19 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख लेना 19 सेंटीमीटर की। यह पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, किसकी बनी हुई है, मिट्टी की नहीं बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, एक वस्त्र के रूप में, ठीक है, उसने एक वस्त्र ऐसे ओढ़ा हुआ है ना, ओढ़े हुए है जिस पर फूलों की सजावट, मतलब जो वो वस्त्र उसने ओढ़ा हुआ है ना शॉल जैसा, उस पर क्या है, फूलों से वो सजाया हुआ है, इसके माथे तथा बाजू पर फीते से बंधा हुआ है। अब वो मैंने फोटो भेजी है ना कल वाली वीडियो में, उसको ध्यान से देखना, ठीक है, उसके माथे पे भी और उसके बाजू पे भी, मतलब उसके हाथ पे, ठीक है, एक फीता जैसा एक पट्टा जैसा कुछ बंधा हुआ है, ठीक है। एक गोल आभूषण भी है वहाँ पे, गर्दन मोटी है, गर्दन मोटी दिखाई गई है, ठीक है, और गोल एक उसमें आभूषण भी बंधा हुआ है, ठीक है, फीते में, जो उसके हाथ और उसके सर पे है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना उस पिक्चर को, ठीक है। उस पिक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कहाँ से वो मिली है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिली है, और उसकी हाइट कितनी है, 19 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। तथा दूसरी मूर्ति स्लेटी रंग के पत्थर की है, स्लेटी रंग के पत्थर की है एक मूर्ति, नारी ये नारी वो वाली नहीं है, ब्राउन डांसिंग गर्ल, वो वाली की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी वाली है, ठीक है, ये पत्थर से बनी हुई है, वो तो कांस्य से बनी हुई थी, ठीक है, ब्राउन से बनी हुई थी, ये किससे बनी हुई है, ये स्लेटी रंग के पत्थर की है, ठीक है, डांस करती है, ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका दायां हाथ कमर पे है, बिल्कुल वैसी है जैसे वो वाली मूर्ति है ना, मैंने फोटो भेजी है, बिल्कुल वैसी है, बस ये पत्थर से बनी हुई है। बाएं हाथ जांग पर दिखाया गया है, ठीक है। शरीर का गठन सुंदर एवं, बस वो बताया गया कि उन्होंने कितनी सुंदरता से उसको जो मूर्ति है उसको बनाया, मतलब उसमें जिसने वो मूर्ति बनाई है ना, उसने पूरा मतलब अच्छी तरह से कला का बिल्कुल ज्ञान था कि कैसे मूर्तियां बनाई जाती है, ऐसा नहीं कुछ भी बेढंगा उसने बना दिया। उसने किसी को देखा होगा, ठीक है, और बिल्कुल हूबहू उसके जैसी उसने वो मूर्ति बना दी, ठीक है। अब वो जो मूर्ति मिली है ना पत्थर वाली, ठीक है,
उसमें वो क्या कहते हैं, जो वो मूर्ति मिली है ना, उसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये पुरुष की मूर्ति है, मतलब ये आदमी की मूर्ति मानी जाती है, क्योंकि वो जो मूर्ति है ना उसमें कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है जेंडर का कि वो आदमी की औरत है, ठीक है। तो कुछ जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि भाई वो जो है वो पुरुष की मतलब इंसान ये आदमी की मूर्ति है, ठीक है। किंतु वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं ये, ठीक है, इतिहासकार हैं ये। इन्होंने ये कहा कि ये जो मूर्ति मिली है ना पत्थर वाली, ये एक नारी की मूर्ति है, ठीक है। उन्होंने ये माना है कि ये क्या है, एक नारी की मूर्ति है। तो वो जो पत्थर की मूर्ति है वो नारी की मूर्ति है, किसने माना, ये माना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि यह अवश्य ही दिव्य नारी की मूर्ति थी। तब ये भी पूछ लेते हैं कि यह कथन किसने कहा कि यह अवश्य ही दिव्य नारी की मूर्ति थी, ये कथन किसने बोला बताओ। तो ये कथन किसने बोला, अब आप क्या करोगे, ऐसे पॉइंटर बनाओगे, उसके बाद ये कथन लिखोगे, यह अवश्य ही एक दिव्य नारी की मूर्ति थी या मूर्ति है, ठीक है। अब वो लिख के फिर आगे क्या लिख दोगे, ऐसे करके वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम लिख दोगे, ठीक है। ऐसे होता है, हमें नोट्स ऐसे बनाने होते हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के हमें ना ये सब इतनी पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जो मेन मेन चीज़ है ना हमें बस वो अपने नोट्स में दिखाई दे, ठीक है, और हमारा काम उतने में हो जाए, ठीक है। अभी पाषाण मूर्तियों की मतलब पत्थर से बनी हुई मूर्तियों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं धातु की मूर्तियों की। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बताया था, एक डांस करती हुई, नृत्य करती हुई, ठीक है, जो उसमें लड़की मिली है। एक सुंदर उदाहरण है, वो मूर्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह नगन है तथा इसके हाथ पैर लंबे हैं, ठीक है, मतलब उसने कोई वस्त्र नहीं मतलब उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं मूर्ति ने, ठीक है। और उसके जो हाथ पैर दिखाई दे गए हैं वो खूब लंबे दिखाई दे गए हैं, ठीक है। वो फोटो मैंने डाली हुई है वीडियो में ना, उसमें आप आराम से देख लेना। हाथ में एक पात्र है तथा यह भुजा चूड़ियों से भरी हुई है, ठीक है, उसके हाथों में चूड़ियाँ भरी हुई है, मतलब ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये उसकी विशेषता बता रहे हैं उस मूर्ति की क्या है, ठीक है। मतलब सुंदरता तथा ये होने दो। पहले मूर्तियां मोम से बनाई जाती थी, हाँ ये है, देखो जो मैंने विधि उस दिन बताई ना आपको, क्या थी वो विधि, तो वो अब देखो, इस विधि से पहले मूर्तियां मोम से बनाई जाती हैं, ठीक है, मोम से मूर्ति बना दी, फिर उस पर गीली चिकनी मिट्टी की परतें चढ़ाकर सुखा लिया जाता है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि जो मोम होता है ना उस पर वो गीली चिकनी मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। वो चढ़ाने के बाद उसको सुखा लेते हैं, फिर इसमें छेद कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मिट्टी में छेद कर देते हैं, फिर छेद करके मोम को पिघलाकर निकाल लिया जाता था। ओहो, तो वो क्या करते थे, वो मैंने क्या बताया था कि वो उसमें कांस्य चढ़ा देते होंगे, लेकिन वो वैसा सिस्टम नहीं था, करते तो वैसे ही हैं, बट उसके अंदर एक और प्रोसेस है। क्या करते हैं, पहले मोम पे ना मिट्टी चढ़ाते हैं, जब वो मिट्टी सूख जाती है तो उसमें एक छेद कर देते हैं और गर्म करके उसको पिघलाकर मोम को बाहर निकाल लेते हैं, तथा इसमें पिघली हुई धातु को, अच्छा हाँ, अब वो उस पर चढ़ाते नहीं है, वो पता क्या करते हैं, पहले मोम से मूर्ति बनाई, उस पर मिट्टी की, ठीक है, चिकनी मिट्टी की उस पर पूरा उसको लेप करके उसको ढक दिया मूर्ति को। जब वो सूख जाती है ना, जब वो थोड़ी मजबूत हो जाती है मिट्टी, तो ये उसमें छेद कर देते हैं और उसको गर्म करके, हल्का हल्का गर्म करके उसको सारा मोम पिघाल के उसका बाहर निकाल लेते हैं। जब मोम निकल के बाहर पिघल जाते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, पिघला हुआ जो धातु होता है, पिघला हुआ जो धातु होता है ना उसको उसके अंदर डालते हैं, फिर ठंडा होने के बाद मिट्टी के सांचे को तोड़ देते हैं, मूर्ति अंदर से निकल जाती है, ठीक है। देख लो कितना दिमाग लगाते थे उस टाइम ये लोग, ठीक है। आज भी ऐसे बनती हैं, आज भी कहीं जगह पे ऐसे ही मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। धातु की मूर्ति हो गई, पाषाण मूर्तियां होगी, धातु की मूर्तियां होगी, ठीक है, धातु मतलब मेटल्स की मूर्तियां। अब मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियों की बात करते हैं। अब मिट्टी की मूर्तियां कौन कौन सी मिली भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में मिट्टी की बनी हुई सैकड़ों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, एक दो नहीं, काफ़ी हजारों की संख्या में हर तरीके की मूर्तियां मिली हैं। लेकिन हम इन्हीं मूर्तियों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो देखो ये मूर्तियां बिल्कुल साबूत मिली है, मतलब सही सलामत मिली है, क्योंकि जो चीज़ सही सलामत मिली है ना वो हमारे लिए खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें उसमें पता रहता है कि ये क्या कह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। अब काफ़ी मूर्ति ऐसी मिली, किसी की गर्दन नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का पेट नहीं है, कुछ नहीं है, टूटी फूटी, तो वो मिली तो है लेकिन उनका इतना कुछ हमारे लिए वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इन मूर्तियों का निर्माण हाथ से होता था, ठीक है, सीधी सी बात है, मिट्टी की मूर्तियां तो हाथ से बनाई जाएंगी। इन मूर्तियों में मानव मूर्तियां होती थी, ठीक है, मतलब इंसानों की मूर्तियां होती थी, पशुओं की, क्योंकि बताया था मैंने जानवरों से बड़ा प्रेम होता था उनको, ठीक है, हर चीज़ में वो जानवरों का उल्लेख करते थे, तो पशु मूर्तियां भी होती थी, ठीक है। बच्चों के खिलौने भी बनाए जाते थे, सोचो उस टाइम वो मिट्टी के बच्चों के खिलौने बनाते थे ताकि बच्चे उससे खिलौनों से खेल सकें, ठीक है।
खिलौनों में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। नारी आकृतियों में मातृ देवी की मूर्तियाँ होती थी, ठीक है, जो मतलब मदर गॉडेस होती थी उनकी, उनकी भी मूर्तियाँ वो बनाते थे, ठीक है, पूजा पाठ के लिए, जिनका निर्माण धार्मिक पूजा के लिए किया जाता था, ठीक है। देखो पशुओं की मूर्तियों में हाथी, वो मैंने डाली हुई है ना फोटोज, उनको ध्यान से देखना। हाथी दिखेगा, गेंडा, कुत्ता, सुअर, बकरा, बंदर, भेड़ आदि हैं। ये सब वो जानवर होते थे जो उस सभ्यता के आसपास उनको दिखाई देते थे, ठीक है। जब उनको वो जानवर दिखाई देते थे, काफ़ी जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में उनको उस टाइम पता ही नहीं था कि ये जानवर भी उस टाइम हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने वो जानवर उस टाइम नहीं देखे, तो उन्होंने कभी उनका उल्लेख नहीं किया। और जब उनका उल्लेख नहीं किया तो जो इतिहासकार है उन्हें लगता है कि उस समय में ये जानवर वहाँ पे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इन पशुओं के को बच्चों के खिलौने भी माना जा सकता है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पशुओं की मूर्तियाँ मिली है ना, हाथी, गेंडा, इन सब की, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो मूर्तियां, हो सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए खिलौनों के रूप में उन मूर्तियों को बनाते हो, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मुद्राएं या मोहर, मुद्राएं या मोहर मोहर की बात करते हैं, सील्स की, ठीक है, जो सील मैंने दिखाई थी ना पशुपतिनाथ वाली, तो सील को क्या कहते हैं, मोहर, ठीक है, और मुद्राएं भी, ठीक है। सिंधु घाटी में 1200 से अधिक पत्थर की बनाई गई मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितनी मिली है, 1200 से भी ज्यादा अधिक, ठीक है, जो करीब 1 इंच मोटी होती थी। उनकी जो मोटाई होती थी ना वो करीबन 1 इंच होती थी। पत्थर को काटकर इन्हें बनाया जाता था, ठीक है, पत्थर से बनती थी। अब पत्थर में भी अलग अलग पत्थरों से बनती थी, ठीक है, तथा इनमें बनी हुई मूर्तियां छोटी हैं किंतु अनुपात में अत्यंत प्रभावशाली हैं। मतलब हैं तो देखने में वो छोटी छोटी मूर्तियां होंगी, लेकिन जो उनकी बारीकियां, जो डिटेल दी गई है ना, हाथ की, पैर की, नाक की, मुंह की, वो बड़ी ही ज्यादा प्रभावशाली है। मतलब जिसने वो बनाया है ना, वो ऐसा नहीं कि बस बना दिया, उसने अच्छे से बारीकियां उसमें डाली है मूर्ति के अंदर। मतलब जो कोई मूर्ति देखेगा ना, वो एकदम देखते बता देगा कि भाई किसकी मूर्ति है, इतनी डिटेलिंग की है उसने उनकी, ठीक है। इनके पीछे एक अंगूठी नुमा उठान लगी रहती थी, ठीक है, एक अंगूठी जैसी होती थी। पकड़ेंगे कैसे वो सील को, जैसे अंगूठी हम पहनते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही वो एक अंगूठी के रूप में वो होती थी, ठीक है, उठाने के लिए, वो ऐसे पकड़ने के लिए होती थी, ठीक है, जिससे यह धागे में बांधकर प्रयोग में लाई जा सकती थी। या तो वो धागे में बांध लो, या वो पकड़ने के काम आती थी, या वो गले में भी पहनते थे, ठीक है, या वो अगर उन्हें रखना होता था इतनी सारी, ऐसा तो है नहीं कि जेब है जेब में डाल दिया, तो क्या करते थे, धागे में उनको बांध के रख लेते थे, खूब सारी चीज़ों को, खूब सारी उनको मुहरों को या मुद्राओं को, ठीक है, प्रयोग में लाई जा सके। मोहरे वर्गाकार होती थी, ढोलंकार होती थी, गोलाकार होती थी। बता देना, ढोलक जैसी होती थी, गोल भी होती थी, और स्क्वायर वर्गाकार भी होती थी, ठीक है। मोहरों पर वृषभ और हरिण का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। एक दूसरी मोहरों पर वृक्ष की 2 शाखाएं। ये वो बता रहे हैं कि मोहरों पे क्या क्या देखने को मिलता है। वो मैंने आपको मोहरें जो दी हैं ना फोटोज में, वो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं है। मोहरों में क्या देखने को मिलता है, पशुपतिनाथ देखने को मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहरों पर पशुपति, हाथी, बैल आदि की आकृतियां बनी हुई है। वो मोहरें मैंने आपको दिखाई हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको देख के। सिंधु घाटी के कुछ ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं, ठीक है, ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं वहां पे, जो माप में 1.2.5 से 1.5 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.1 है। मतलब जो उनकी माप है ना, वो इतने से लेके इतने तक है, ठीक है। ये भी एक पॉइंटर नोट बना के डाल देना कि जो ताम्र मुद्राएं मिली है ना, उनकी इतने से लेके इतने तक उनकी माप है। इन पर भी पशुओं की आकृति बनी हुई है, सब पे पशुओं की आकृति बनी हुई है, मैंने डाली हुई है फोटो, सब पे 90% से ज़्यादा पे पशुओं की आकृति बनी हुई है। कुछ विद्वानों ने इन मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा दे दी। भाई अब ये मान के चलो 100 तरीके के विद्वान है, ठीक है, जिसको जो समझ में आ रहा है उसने अपनी भाषा में वो बोल दिया। किसी ने कहा भाई ताबीज है, किसी ने कहा भाई मुद्राएं हैं, किसी ने कहा नहीं भाई मोहरे हैं, किसी ने कहा भैया सील है, किसी ने कहा भैया पूजा पाठ के लिए कुछ होगा, किसी ने कहा कुछ, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। क्योंकि ये जो है सभ्यता है ना, इसमें सब ने अपना दिमाग लगाया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि एक कोई सटीक चीज़ है, सब ने अपने अनुमान से जिन्हें जो सही लगा उन्होंने वो चीज़ बताई, ठीक है। अब ये सोच लो उस टाइम की लिखी हुई भाषा है ना, अब ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, हिंदी पढ़ रहा हूँ, उस टाइम जो लिखी जाती थी ना वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए, और जब हम वो चीज़ पढ़ नहीं पाए तो हम उनको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मानो ये कुछ लिखी हुई है और आज से 1000 साल बाद ये कॉपी चली जाए, कहीं ये बुक चली जाए, तो जब तक वो ये चीज़ पढ़ नहीं पाएगा ना, वो समझ नहीं पाएगा कि हमारे टाइम में क्या था, ठीक है। अब जो उनकी सील पे या उनकी वहाँ पे जो लिखावट मिली है, वो आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। जब आज तक हम उसको पढ़ ही नहीं पाए तो हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो हम अपने
तर्क लगाएंगे कि भैया ऐसा होता होगा, भैया वैसा होता होगा, ठीक है। तो ये सब हम ना उस पर चल रहे हैं, कुछ ठोस कुछ भी नहीं है, सब उस पर चल रहा है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, ठीक है। तो मुद्रा को अब इसकी संज्ञा दी थी, मोहरों पर उकरी हुई हास्यमयी चित्रलिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। वो मैंने बताया कि जो चित्रलिपि है वो अभी तक आज तक पढ़ी नहीं गई कि भैया है क्या उसमें। यहाँ पर आभूषण बने हुए हैं, जोहर की दुकान से आए, कुछ नहीं है। वो जो मैंने बताया था ना आपको, जोहरी मतलब ये समझो कि जो मैंने उसमें बताया था कि वहाँ ज्वेलरी भी मिली है, आभूषण भी मिले हैं पहनने के लिए, तो वो देखने में इतने सुंदर कि ऐसा लगता है कि भैया किसी आज के काल के किसी मतलब ज्वेलरी शॉप से आप लेके आए हो। इतने देखने में आकर्षित हैं वो उस समय के, कि ऐसा लगता है कि आज के समय की हैं वो चीज़ें, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है। अब देखो, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला, ठीक है। अब वो कहना चाह रहे हैं वहाँ से जो जो चीज़ें मिली ना उनको अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि उनमें क्या था, क्या क्या मिला, ठीक है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के नागरिक इतने कला प्रेमी थे, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भैया जो उस समय के लोग थे ना, उन्हें कला के प्रति बड़ी रुचि थी, ठीक है। वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बनाते थे। खिलौने बनाए तो उनमें भी वो अच्छे से कला का प्रयोग करते थे। उनकी जो प्लेट होती थी ना, जैसे आपने देखा होगा राजस्थानी कला देखी है, उनके जो कपड़े होते हैं ना वो भी कितने सुंदर लगते हैं। उनके खाने पीने की चीज़ों पे भी वो कुछ ना कुछ डेकोरेशन बना के रखते हैं, कलर वलर करके बढ़िया, तो हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन यही चीज़ आज से 4000 साल पहले ये सभ्यता वाले करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्या करते थे वो इतने कला प्रेमी थे कि उन्होंने प्रयोग में लाने वाले पात्रों तक तथा मरे हुए की जमीन में जो गाड़ देते थे ना मरे हुए को, जो उनके साथ भी वो जो दफनाते थे ना चीज़ें, जैसे कोई मर गया तो उसकी चीज़ें भी वो उनके साथ दफना देते थे, ठीक है। तो उन पे भी वो कुछ ना बनाते थे, चित्रकला करते थे उन पे, बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ बनाते थे। अधिकांश बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, ठीक है, चाक होती है ना उस पर बनाए जाते थे। अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्र बनाए गए थे। अब लाल रंग से मुझे याद आया, जितनी भी मुद्राएं या मोहर मिली है ना सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ज़्यादातर 98% ना लाल कलर की हैं। किस कलर की हैं? लाल कलर की। इसको भी पॉइंटर में बना लेना। जितनी मोहरें या मुद्राएं मिली हैं वो ज़्यादातर किस कलर की हैं? लाल कलर की हैं, ठीक है। फिर ये हो गई संरचना है, त्रिभुज तथा केंद्र से चारों कोनों में जाती थी पंक्तियों में। वो बस वो बता रहे कि कितनी अच्छी वो वहाँ पे बिल्कुल मतलब ज्योमेट्री होती थी कि अगर वो कुछ चीज़ बना रहे हैं ना, मानो ऐसे कुछ बना रहे हैं, ये कुछ उन्होंने बनाया किसी चीज़, तो इनकी जो ऊंचाई होती थी ना वो समान होती थी हर जगह से। उनकी जो ज्योमेट्री होती थी ना वो एकदम इक्वल होती थी। ऐसा नहीं कि एक ऐसा कुछ बना दिया ऊट पटांग, मतलब ऊट पटांग कुछ नहीं होता था, एकदम अच्छे से। और अच्छे से आप जब भी बना सकते हो जब आपको उसकी नॉलेज हो, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब उनको जो नॉलेज थी ना कला की, वो खूब ज़्यादा एडवांस थी उस टाइम के हिसाब से। मतलब अगर आज के हिसाब से सोचोगे तो लगता है कि यार नामुमकिन है वो ऐसा कुछ कर भी सकते होंगे। और वो करने के बाद उन पर रंग भी चढ़ाते थे, लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्र बनाए गए, ठीक है, चित्र भी बनाते थे वो। फिर त्रिभुज हो गया पक्ष, फिर वो क्या पशु पक्षियों में हिरन, बकरी, गाय, कछुआ, मछली, मोर आदि का चित्रण हुआ है। तो ये जो जानवर हैं उनको वो क्या करते थे? उनके चित्र बनाते थे। अच्छा, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है नोट करने की, जितने पेड़ होते थे ना वहाँ पे, जितने भी वृक्ष होते थे, उनमें जो पीपल का पेड़ होता था ना उसको वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता देते थे। मतलब हर चीज़ में वो पीपल का पेड़ बनाते थे। इससे पता चलता है कि उनके लिए पीपल का जो पेड़ है ना वो उनके लिए एक प्रमुखता थी। मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे वो हर चीज़ में पशुपति का बनाते थे, तो इससे पता चलता है कि यार उनके लिए वो भगवान थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे उस टाइम के लिए। तो ऐसे पता चलता है कि जो पेड़ है ना उनके लिए कौन सा पेड़, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रमुखता से उनको माना जाता था, पीपल के पेड़ को, क्योंकि हर चीज़ में पीपल का पेड़ की वो बनाते थे जो भी उसमें कला होती थी, ठीक है। जो मानव की आकृतियाँ, मतलब जो इंसानों की मूर्ति है ना वो तो कम मिली है, ठीक है। पशु, बकरी, गाय, कछुए, इन सब की पशुओं की मूर्तियां ज्यादा मिली है, मानव की कम मिली है। इससे पता चलता है कि यार वो पशु प्रेमी भी रहे होंगे बड़े तगड़े वाले। वरना आजकल के टाइम में तो देख लो लोग अपनी मूर्तियां लगवाने में बिजी हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम के लोग पशुओं की मूर्तियां बनाया करते थे, अपनी मूर्तियों में कम ध्यान देते थे, ठीक है। हड़प्पा, लोथल, उमरी आदि से प्राप्त बर्तनों के टुकड़ों पर मोर तथा सूर्य के आकर्षण चित्र बने हुए हैं। अब जो लोथल और इधर से दूसरी जगहों से जो चीजें मिली है ना, बर्तन, उन पे क्या मोर तथा सूर्य के आकर्षक चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। मोर के भी बनाए उन्होंने, सूर्य के भी बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने वहां पे ड्राइंग की है उसके ऊपर। मोर को सूर्य का पक्षी माना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मोर को सूर्य का पक्षी माना है, ठीक है।
एक मिट्टी के बर्तन पर जाल द्वारा मछली भरते हुए मछुआरे, तो उन्होंने कहा कि एक मिट्टी का बर्तन था, उस पर उन्होंने क्या दिखाया कि जो मछुआरे हैं ना वो मछली पकड़ रहे हैं, तो उसका भी उन्होंने दृश्य अंकित किया है। ठीक है। अन्य जीवों में बकरा, बकरी, खरगोश, गिलहरी, मछली तथा चिड़िया चित्रित किया, मतलब अनेक जानवर ऐसे हैं जिनकी उन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही सुन लो ताकि थोड़ा दिमाग में रहे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आभूषण प्रिय, बता ही रखा है कि यार वो ज्वेलरी भी पहनते थे, बढ़िया बढ़िया पत्थर होते थे जो आजकल जैसे डायमंड है, सोना चांदी है ना, उस समय वो लोग इसी हिसाब से, जैसे आजकल लोग क्या सोना चांदी पहनते हैं ना, बड़े खुश हो गए कि बड़ा मतलब खूब बेहतरीन चीज़ कुछ पहन लिया। तो ऐसे उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, बताया था ना। तो वो आभूषण प्रिय था, मतलब ऐसा नहीं था कि नॉर्मल घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छे कपड़े भी पहनते थे, अच्छे बर्तन भी, बर्तनों में खाना खाते थे, अच्छी जगह रहते थे। अब सोचो आप, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था ना जो उस समय का, वो आज से भी ये समझो कि खूब ज़्यादा एडवांस थे। अच्छे घरों में रहते थे। ठीक है, बढ़िया 3-4 रूम होते थे। ठीक है, बढ़िया बालकोनी होती थी। ठीक है, बढ़िया उसमें अपना किचन भी होता था, उसमें ये मान के चलो अपना नहाने का स्नान गृह भी होता था। ठीक है, बढ़िया चौड़ी चौड़ी रोड होती थी, ग्रिड ग्रिड सिस्टम होता था, यहाँ से हवाई सारा कूड़ा साफ। ठीक है, साफ सफाई की टेंशन नहीं। ठीक है, बढ़िया चौड़ी चौड़ी 33 फीट का बता ही दिया, जो मुख्य मार्ग था वो 33 फीट का था। और वो जिनमें खाते थे, जिनमें खाते थे या जो भी सामान के लिए वो अपने यहाँ बर्तन रखते थे या खिलौने रखते थे, उनमें अच्छी अच्छी वो क्या करते थे, ड्राइंग करके रखते थे। ठीक है, अच्छी अच्छी कला बनाते थे उसमें, कलाकृतियाँ, ताकि देखने वालों को भी सुंदर लगे कि यार कितनी अच्छी चीज़ रखी है उन्होंने। ठीक है, आभूषण भी पहनते थे वो। ठीक है, ज्वेलरीज भी पहनते थे बढ़िया अच्छी अच्छी, छपे हुए वस्त्र पहनते थे। ऐसा नहीं कि सिंपल सफ़ेद कुर्ता पजामा डाल लिया, ना ना ना, जो भी वो वस्त्र पहनते थे ना उन पे भी वो डिज़ाइन बना के रखते थे। जैसे राजस्थानी गुजराती देखें कितनी अच्छी कलरफुल ड्रेस पहनते हैं वो, तो उस टाइम भी वो छपे हुए वस्त्र पहनते थे। अब सोच लो आप, उनकी जो थिंकिंग थी वो कितनी एडवांस थी। जो वहाँ की नारियाँ होती थी, जो लड़कियाँ होती थी, औरतें होती थी, वो बढ़िया बढ़िया रत्न, मतलब ज्वेलरी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, पत्थर, वो पहनती थी। ठीक है, स्वर्ण आभूषणों से सजित रहती थी, सोना भी पहन रही है भाई वहाँ के लोग। इस समाज की व्यावसायिक स्थिति संपन्न थी, मतलब ये जो समाज था ना, ऐसा नहीं था कि गरीब वहाँ भैया भीख मांग रहे हो तुम, ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं। जितने भी लोग थे वो संपूर्ण थे। ठीक है, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ। इस उन्नत और सभ्यता होने की कथा संयोग में भरी है, ये यह सभ्यता निश्चित है सहज समाप्त हुई, लेकिन वह अपने देवता, धार्मिक पूजा विधि और जीने की कला भविष्य की पीढ़ी को सोकर, ये है इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट। क्या कह रहा है वो, देखो जो राइटर है ना जिसने ये चीज़ लिखी है, वो लास्ट में देखो कितनी महत्वपूर्ण बात करके गया है। उसने क्या बोला, लेकिन वह अपने देवता, ठीक है, पशुपतिनाथ, धार्मिक पूजा विधि, उनके जो जीने की कला भविष्य की पीढ़ी को सौंपकर स्वयं अमर हो गए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं ना, जो हम 21st सेंचुरी में बैठे हम जो जिंदगी जी रहे हैं, वो कहीं अचानक आसमान से नहीं टपकी है, वो इन लोगों की देन है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उन लोगों ने हमें ये रास्ता दिखाया, अपने देवता, धार्मिक पूजा, जीने की कला भविष्य की पीढ़ी को सौंपकर स्वयं अमर हो गए। उन्होंने हमें ये तरीके सिखाए हैं। कहीं ना कहीं हमने जो आज की चीज़ें जो हमने ली हैं वो इनसे ली हैं, इनसे ली हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती गई वो चीज़ें। लेकिन अब 100 साल के अंदर हमें ये पता चला कि यार ये भी सभ्यता नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। जब हमने खुदाई में ये चीज़ें देखी, और जब हमने खुदाई करी, हमने जो चीज़ें देखी वो हम आज की अपनी सभ्यता से उसको थोड़ा मैच कर रहे हैं कि यार रोड भी अच्छी है, और इन्होंने तो नालियाँ भी बनाई हुई हैं। ठीक है, इनके तो बर्तनों पे भी बढ़िया बढ़िया चित्रकारी की हुई है। यार ये तो बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी पहनते थे, आभूषण पहनते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो सभ्यता थी और जो आज की सभ्यता है, कहीं ना कहीं इनमें जुड़ाव है। और जो आज की हमारी सोच है ना, उसी से मिलती जुलती सोच आज से 4,000 5,000 साल पहले उनकी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वह अपने देवता, धार्मिक पूजा विधि, जीने की कला भविष्य की पीढ़ी को सौंप कर चले गए और अमर हो गए।
अब वो जब हमें दे के चले गए, आज से 100 साल पहले तो नहीं हमें पता था कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी है, 100, 150, 200 साल पहले, जब तक उसकी खुदाई नहीं हुई, अच्छे से मिला नहीं, हमें नहीं पता था ना कुछ भी, ठीक है। लेकिन उनकी जितनी भी उनके जो रहने का रिवाज था, जो पहनने की चीज़ें थी, जो पूजा पाठ की चीज़ें थी, वो हमें मिलती चली गई, ठीक है। लेकिन आज हमें पता चला, हो सकता है आज से 100 साल बाद हमें कुछ और किसी का पता चले कि यार 5,000 साल तो कुछ भी नहीं है, आज से तो 15-20 हज़ार साल पहले की भी कोई सभ्यता नाम की चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, जो कि हुआ करती थी। हमें तो ये भी पता है कि आज से लाखों साल पहले भी लोग हुआ करते थे, सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन उनके जब तक हमें कोई प्रूव नहीं मिलता ना, हम किसी चीज़ को कह नहीं सकते हैं। सारी बात ये है, इसका प्रूव मिल गया, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा, अब नेक्स्ट वीडियो से चलेंगे हमारे, ठीक है, MCQ चलेंगे। ये तो 80 हैं, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कम से कम 200-250 MCQ लेके आऊंगा मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या था, ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली थोड़ी थोड़ी ऊपर से, ठीक है। अब हम करेंगे मेन क्वेश्चन कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।